हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे IFRS 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंसोलिडेशन चैप्टर चल रहा है ACC SBR के अकॉर्डिंग। देखो, लास्ट क्लासेस में हमने ये पॉलाइन क्वेश्चन डिस्कस किया था। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि अपन जॉइंट अरेंजमेंट जो है IFRS 11 स्टार्ट करेंगे, बट जॉइंट अरेंजमेंट के अंदर जॉइंट कंट्रोल एक टर्म आएगा, तो उससे पहले अपन कंट्रोल पढ़ लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर कंट्रोल तो हमने ACC F3 या F7 में भी सीख रखा है कि कंट्रोल मतलब क्या होता है। देखो, सीख तो रखा है, बट वो क्या है, कंट्रोल बेसिक होता है जो आप लोगों को पता है। हम फुल फ्लैश डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हम बार बार टर्म यूज करते हैं कि ना, जैसे होल्डिंग ने 60% शेयर एक्वायर कर रखे हैं सब्सिडरी के, तो कंट्रोल आ गया, है ना। जनरली अपन यही डिस्कस करते हैं। तो आप तो कहोगे सर इसमें क्या समझाना है, तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट करके। देखो, आपको ध्यान से सुनना है, थ्योरी है, बड़ी है। एग्जाम में अभी तक 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं टोटल। बस कापलान ने अगर बोले तो बहुत ही कम डिस्कस किया है, बस ये लाइन लिख के और 3-4 लाइनें और लिख के छोड़ रखा है कापलान ने। BPP में भी 1 पेज से ज्यादा डिस्कस नहीं है, बस एक डायग्राम बना के छोड़ रखा है। क्वेश्चंस अगर देखोगे तो एग्जाम किट में पूछे गए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक कापलान के स्टडी टेक्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे से ना अभी तक क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए, बट आ सकते हैं। ठीक है ना, ये फ्यूचर भाई ऐसे टॉपिक है जिसपे से अभी तक क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, तो अब ACC इस चीज को एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, तो हमें पता भी रहना चाहिए वैसे कंट्रोल होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी हम बोलते हैं कि होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कब होगा। जैसे कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टी के शेयर परचेज करता है, भाई सब्सिडरी को क्या बोल सकते हैं अपन, इन्वेस्टी, जिसके अंदर शेयर परचेज करे, और होल्डिंग को क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टर, है ना। तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन कब आएगा, इन्वेस्टर और इन्वेस्टी के अंदर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो, इन्वेस्टर तो कोई भी हो सकता है। जैसे आपने आज 1 शेयर परचेज कर लिया रिलायंस का, तो 1 शेयर में भी आप इन्वेस्टर हो, और रिलायंस कौन है, इन्वेस्टी। लेकिन क्या आप होल्डिंग कंपनी हो, क्या आप कह सकते हो उसको कंट्रोल कर रहे हो आप, नहीं। तो कब आएगा इन्वेस्टर और इन्वेस्टी के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप। हम शुरुआत से होल्डिंग सब्सिडरी वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इन्वेस्टर और इन्वेस्टी वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जरा ध्यान से देखना बिल्कुल। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या क्या, कि पहले मैं आपको चैप्टर की आउटलाइन दूंगा पूरी की पूरी, फिर अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट एक समरी से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर शुड हैव पावर ओवर द इन्वेस्टी। क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टर शुड हैव पावर ओवर द इन्वेस्टी। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, इन्वेस्टर शुड एक्सपोज to variable returns in investee. Investor should expose to variable returns in investee. प्लस तीसरी बात क्या है, investor should have power to affect the return of investee। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, इन्वेस्टर के पास क्या होनी चाहिए, पावर ओवर द इन्वेस्टी होनी चाहिए। एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा आप कह सकते हो, ये फर्स्ट एलिमेंट बोल देते हैं इसको। सेकंड एलिमेंट क्या है, इन्वेस्टर शुड एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न्स इन इन्वेस्टी। मतलब इन्वेस्टर जो है उसके पास किस तरीके के रिटर्न्स आने चाहिए, वेरिएबल रिटर्न आने चाहिए इन्वेस्टी से। ठीक है ना, वेरिएबल रिटर्न मतलब चेंजिंग रिटर्न्स आने चाहिए। जैसे आप ये नॉर्मली जानते हो कि वेरिएबल रिटर्न कैसे आते हैं, जब किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है ना, हमने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज कर लिए तो वेरिएबल रिटर्न आते हैं, जैसे डिविडेंड के फॉर्म में आ सकते हैं, और क्या फॉर्म में आ सकते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है।
ठीक है ना। एप्रिसिएशन भी हो सकता है और डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा 3000 का, मतलब मैंने रिलायंस का शेयर परचेज किया 3000 का, और वो बढ़ के 3500 भी हो सकता है, और वो बढ़ के 2500 भी हो सकता है, वो गिर के 2500 भी हो सकता है। मतलब वो शेयर बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है। तो ये बात किसकी चल रही है? कैपिटल एप्रिसिएशन की चल रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टर क्या होना चाहिए? एक्सपोज्ड होना चाहिए वेरिएबल रिटर्न्स एंड इन्वेस्टी। तीसरी बात क्या है? इन्वेस्टर के पास पावर होनी चाहिए टू अफेक्ट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टी। जो इन्वेस्टर के पास पावर थी ना यहाँ पे, उस पावर की मदद से इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टी के रिटर्न को इफेक्ट कर सकता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल की डेफिनेशन किसके हिसाब से? IFRS 10 के हिसाब से, जो बिल्कुल टेक्स्ट में दे रखी है IFRS के, है ना, ठीक है। अभी तक आप क्या समझते आ रहे थे? बस कंट्रोल क्या होता है नॉर्मली कि 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर लिए तो कंट्रोल हो गया, बट थोड़ा सी और भी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है ना। कई बार कंट्रोल जो है माइनॉरिटी शेयर्स में भी आ जाता है, 40% पे भी कंट्रोल आ सकता है। इवन मतलब अपन सिंपल कह सकते हैं लेस देन 50% से भी कंट्रोल आ सकता है। वो अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सर ये क्या मतलब है पावर टू इफेक्ट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टी? मतलब कि जैसे जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर एक तरीके से प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रिंसिपल की तरह वर्क करे, नॉट एन एजेंट। देखो मेरे को समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो धीरे धीरे समझेंगे ना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पावर ओवर इन्वेस्टी क्या होता है, फिर अपन आएंगे बाद में इस पे ना। ये सेकंड और थर्ड जो एलिमेंट है, ये तो मतलब आपको कभी भी टेस्ट करने के लिए भी नहीं देगा, और इसमें कुछ है भी नहीं। तो ये तो 2 या 3 मिनट के एलिमेंट है टोटल। जो सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है अपन को, वो पावर ओवर द इन्वेस्टी पे लगने वाला है। पूरी की पूरी क्लास डेडिकेटेड है पावर ओवर द इन्वेस्टी पे। फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर अपन जॉइंट अरेंजमेंट पे मूव करेंगे IFRS 11 पे, है ना, 11 पे। तो पावर ओवर इन्वेस्टी क्या होता है? पावर ओवर इन्वेस्टी को चेक करने के लिए भी फर्दर मेरे को 3 बातें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों में कुछ है नहीं, तो मैं आराम से इन दोनों के नीचे भी बना सकता हूं, अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या सर? पावर ओवर इन्वेस्टी मतलब के कैसी पावर? कि पावर टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज। आपने ये टर्म सुना होगा, हो सकता है सुना हो सकता है नहीं सुना हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन पूरा बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि पावर टू डायरेक्ट रेलेवेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए। इन्वेस्टर शुड हैव पावर टू डायरेक्ट रेलेवेंट एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टी। ये पूरा सेंटेंस है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। नोट्स मैंने आगे पूरे बना रखे हैं, दिखा दूंगा बाद में। फिर द राइट शुड बी एग्जिस्टिंग राइट। ये जो राइट होना चाहिए वो कैसा राइट होना चाहिए? एग्जिस्टिंग राइट्स होना चाहिए। मीन्स भाई कैसे पता लगेगा हु हैज द पावर? हु हैज द पावर टू डायरेक्ट रेलेवेंट एक्टिविटी? ठीक है, तो राइट शुड बी एग्जिस्टिंग राइट्स। आते हैं धीरे धीरे। अभी मेरे को केवल लिखने दो, आप सुनते रहो, बाकी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल देखते रहो, है ना, ठीक है, और कुछ नहीं। लास्ट में लिखना एक साथ ही पूरा का पूरा। ये चार्ट जो है आपको बनाना है, लेकिन लास्ट में बनाना, अभी मत बनाना। अभी केवल आप समझने पे ध्यान दो। तो क्या बोला? पहली बात तो पावर क्या होनी चाहिए? पावर ओवर इन्वेस्टी। हम बोल रहे हैं पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए। सर रेलेवेंट एक्टिविटी क्या होती है? अभी डिस्कस करते हैं, रुको। फिर दूसरी बात, ये जो पावर टू डायरेक्ट रेलेवेंट एक्टिविटी होती है, ये कैसी होनी चाहिए? एग्जिस्टिंग राइट होना चाहिए, मतलब हमारा आज का राइट होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कोई फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, आज का हमारा कोई राइट होना चाहिए। एग्जिस्टिंग राइट कैसे पता लगेगा? इसका मतलब क्या है कि हु हैज द पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी। हु हैज द पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी। पूरा लिख देता हूं मैं। भाई किसके पास ये पावर है? हम क्या पहले चेक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि रेलेवेंट एक्टिविटीज, है ना, कौन कौन सी है। सबसे पहले चेक करेंगे रेलेवेंट एक्टिविटी कौन कौन सी है, फिर हम चेक करेंगे कि भाई किसके पास ये पावर है। इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग राइट्स, मतलब किसके पास ये पावर है रेलेवेंट एक्टिविटी को डायरेक्ट करने की। तीसरी बात, द राइट्स शुड बी
सब्सटेंटिव राइट। कैसे राइट होने चाहिए? सब्सटेंटिव राइट्स होने चाहिए। तो एक टर्म मैंने और लिख दिया, सब्सटेंटिव राइट्स। अब सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं रेलेवेंट एक्टिविटीज क्या होती है, ये समझना। देखो एक कंपनी जो है ना, उसके अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं कि भाई कंट्रोल किसके पास है। तो हम ऐसे नहीं देखेंगे कि डायरेक्टली वोटिंग पावर चेक कर ली हमने, ये नहीं। हम चेक करेंगे कि कंपनी की पहले चेक करो रेलेवेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी है। सर रेलेवेंट एक्टिविटीज क्या होती है? रेलेवेंट एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होती है विच, सुनना ध्यान से, विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टी। रेलेवेंट एक्टिविटी क्या होती है? विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टी। मैं आपको ये पूरा टॉपिक जो है ना इसी डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। ना तो ये डायग्राम आपको कहीं बुक में मिलेगा और ना कहीं भी मिलेगा, बट मैं आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक इसी के थ्रू समझा दूंगा, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए टॉपिक आपके लिए। तो विच सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टी। सर मतलब क्या कहना क्या चाहते हो आप इसके अंदर? मतलब कुछ रेलेवेंट एक्टिविटीज होती है कंपनी के अंदर, फाइंड आउट करो रेलेवेंट एक्टिविटी कौन सी होगी। वो रेलेवेंट एक्टिविटी होगी जो बिजनेस के रिटर्न्स को इफेक्ट करती है सिग्निफिकेंटली। जैसे सर, जैसे एग्जांपल दो। जैसे मान लो आप क्या सेल करोगे प्रोडक्ट, सेलिंग और बाइंग द प्रोडक्ट्स, ठीक है। और क्या हो सकती है सर रेलेवेंट एक्टिविटी? फाइनेंसिंग ऑप्शन। फाइनेंसिंग ऑप्शन मतलब कि डेट फाइनेंस करें या पैसा किससे लें? इक्विटी से लें, ठीक है। और क्या? इन्वेस्टिंग की बातें। जैसे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हो कि बिजनेस के इंपॉर्टेंट 3 डिसीजंस कौन से होते हैं? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। इन्वेस्टमेंट मतलब कि कौन सी असेट्स परचेज करें, कौन सी असेट्स बाय करें, ठीक है, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाए। ये सब क्या है? रेलेवेंट एक्टिविटी। सर कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो क्या? हाँ दे सकते हैं। मैंने नेक्स्ट पेज कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि उधर लिखने की जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। और क्या हो सकती है सर रेलेवेंट एक्टिविटी? और हो सकती है जैसे कंपनी के हम देख सकते हैं की मैनेजमेंट पर्सनल को अपॉइंट करना। और क्या हो सकती है रेलेवेंट एक्टिविटी सर? रेलेवेंट एक्टिविटी हो सकती है आपकी और जैसे कंपनी किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, R&D करती है। ये सब क्या हो सकती है? रेलेवेंट एक्टिविटी होती है। सर ये समझ में नहीं आया क्या मतलब है? देखो पहली बात तो ये रेलेवेंट एक्टिविटी क्या है, ये केवल एग्जाम्पल्स बता रखे हैं। ये एग्जाम्पल मैंने नहीं बनाए हैं, ये IFRS 10 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, ठीक है। तो मैंने वहां से ये केवल आपको बताए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन इसका मीनिंग क्या है सर? देखो ध्यान समझो, हर बिजनेस की कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और हमें ये देखना है पहले कि बिजनेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो रेलेवेंट एक्टिविटी है। सर क्यों देखेंगे हम? क्योंकि अब हम रेलेवेंट एक्टिविटी देखने के बाद ये चेक करेंगे कि इन रेलेवेंट एक्टिविटी को कौन डायरेक्ट कर रहा है। इन रेलेवेंट एक्टिविटीज को कौन डायरेक्ट कर रहा है? देखो मैंने हु पे अंडरलाइन कर रहा हूं, बार बार गोला बना रहा हूं ना, सर्कल बना रहा हूं हु पे। हम रेलेवेंट एक्टिविटी फाइंड आउट करने के बाद क्या फाइंड करेंगे कि कौन है रेलेवेंट एक्टिविटी को चलाने वाला, ठीक है। सर इससे क्या पता लगेगा? इससे पता लगेगा भाई किसके पास पावर है, किसके पास पावर है। सोचो मेरी ये फॉर्म है फाउंडेशन लर्निंग है ना, ठीक है, जिससे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। इसमें क्या रेलेवेंट एक्टिविटीज हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स रेलेवेंट एक्टिविटी हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं? हमारे प्रोडक्ट है ACCA है, USCMA है, IFRS है या फिर CPA है, कुछ भी है। तो ये सब क्या है? हमारी रेलेवेंट एक्टिविटीज है, ठीक है। या फिर और क्या रेलेवेंट एक्टिविटीज हो सकती है? जैसे हम किस ऐप के थ्रू आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे करके कुछ रेलेवेंट एक्टिविटी हो सकती है जो बिजनेस के अंदर हमारे सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है रिटर्न्स को। फिर हमारा दूसरा क्या रहेगा कि भाई कौन ये डायरेक्ट कर रहा है, हु हैज द पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज। हमारे पास बहुत सारे जनों का स्टाफ है,
ठीक है ना, कई सारे टीचर्स हैं, कुछ टेक्निकल लोग भी हैं, तो कौन डायरेक्ट कर रहा है? क्या सबकी सब डायरेक्ट कर रहे हैं, या मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, या कोई और टीचर डायरेक्ट कर रहा है इन सारी एक्टिविटीज को? ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हु हैज द पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज। और अगली बात क्या आएगी? द राइट शुड बी सब्सटेंटिव राइट्स, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि ये राइट, एक और राइट होते हैं, दो तरह के राइट होते हैं, एक तो होता है प्रोटेक्टिव राइट्स, ध्यान सुनना, एक होते हैं प्रोटेक्टिव राइट्स और एक क्या होते हैं? सब्सटेंटिव राइट्स। स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है कि ये राइट कैसे होने चाहिए? सब्सटेंटिव राइट होने चाहिए, ना कि प्रोटेक्टिव राइट्स। प्रोटेक्टिव राइट्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मतलब सब्सटेंटिव राइट्स क्या होता है सर? सब्सटेंटिव राइट्स मतलब करंट एबिलिटी होनी चाहिए, करंट एबिलिटी होनी चाहिए टू एक्सरसाइज द राइट्स, करंट एबिलिटी टू एक्सरसाइज द राइट्स विदाउट एनी बैरियर, ठीक है, विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो पहले क्या चेक करेंगे हम? किसी भी कंपनी में क्या रेलेवेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी है वो चेक करेंगे। रेलेवेंट एक्टिविटी इलस्ट्रेटिवली बता रखी है इस स्टैंडर्ड में, ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्टिव लिस्ट है, फिक्स लिस्ट है, केवल एग्जांपल बता रखे हैं। हर बिजनेस में अलग अलग रेलेवेंट एक्टिविटी होती है, बता रहा है जनरली क्या होती है। सेलिंग द प्रोडक्ट्स हो सकता है, या बाइंग द प्रोडक्ट्स हो सकता है कि भाई कौन से प्रोडक्ट बेचोगे, कौन से प्रोडक्ट खरीदोगे, डेट लोगे, इक्विटी लोगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, कौन से प्रोजेक्ट में करोगे, की मैनेजमेंट पर्सनल क्या होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपका बिजनेस टिका रहता है क्या? हाँ, जैसे कोविड की वैक्सीन, जिस बिजनेस ने, ठीक है ना, जिस फार्मा कंपनी ने कोविड की वैक्सीन पहले बना ली होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, उसको बड़ा फायदा हुआ होगा उस टाइम पे, ठीक है ना, जब कोविड गया। तो ये सब क्या होती है? रेलेवेंट एक्टिविटी होती है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये हो गया पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी। इसकी मैं आपको थ्योरी और दिखा दूंगा, ठीक है ना, बस बाकी इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, है ना। सेकंड पॉइंट क्या आता है? हम अभी चल किस पर हैं? पावर ओवर द इन्वेस्टी पे चल रहे हैं, ध्यान रखना है ना। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है कि ये जो राइट्स होते हैं ये एग्जिस्टिंग राइट्स होते हैं। मतलब अब हम चेक करेंगे कि किसके पास ये राइट्स हैं, ठीक है ना, किसके पास ये एग्जिस्टिंग राइट्स हैं। हु हैज द पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज। सर कौन हो सकता है? अब आप जानते हो जनरली ये पावर कैसे आती है? सर ये आती है वोटिंग राइट से। लेकिन मुझे वोटिंग राइट बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, तो मैं इसके आगे डाल देता हूं नोट नंबर 1, ठीक है। वैसे वोटिंग राइट आप क्या समझते हो कि सर जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर होंगे उसके पास क्या होगी? वोटिंग राइट होगी। और सिंपल उसके पास क्या होगा? पावर ओवर द इन्वेस्टी होगा। पावर ओवर द इन्वेस्टी मतलब पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, या तो ऐसे आ सकती है, या फिर वोटिंग राइट से आ सकती है, या फिर किससे आ सकती है? सेकंड पॉइंट, कि मैनेजमेंट पर्सनल को कौन अपॉइंट कर रहा है, कि मैनेजमेंट पर्सनल को कौन अपॉइंट करता है, कौन उनको रिमूव करता है, ठीक है ना, कौन उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है। जिसके पास ये पावर होगी, ठीक है, वो एक तरीके से क्या कर रहा है? रेलेवेंट एक्टिविटी को डायरेक्ट कर रहा है कंपनी में। तो हमें पहचानना पड़ेगा। तीसरा, या तो वोटिंग राइट से पावर आ सकती है, या फिर हम क्या कर रहे हैं? की मैनेजमेंट पर्सनल को अपॉइंट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कर पा रहे हैं रेलेवेंट एक्टिविटीज को। या फिर तीसरा पॉइंट, हम अपॉइंट करते हैं, रिमूव करते हैं। हम अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना, एसेट्रा ऑफ द पर्सन who has right to direct the relevant activities, ठीक है ना, who has right to direct the relevant activity। relevant activity को मैंने शॉर्ट में लिख दिया RA। इसका क्या मतलब है? हम डायरेक्टली की मैनेजमेंट पर्सनल को अपॉइंट या रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर्सन को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं जो पर्सन की मैनेजमेंट पर्सनल को अपॉइंट कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? एक तरीके से हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं किंग मेकर। सुना है कभी ये टर्म?
ठीक है। ये टर्म किंग मेकर ऐसे लिखा हुआ नहीं है स्टैंडर्ड में, ये तो मैं आपको बस केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। बट एक तरीके से इसको पढ़ के क्या फीलिंग आ रही है कि भाई हम किंग मेकर हैं। हमें क्या चेक करना है कि, या फिर आप ये कह लो, हमें ये चेक करना है कि भाई किसके पास पावर है उस पर्सन को अपॉइंट करने की जो कंपनी में रेलेवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और रेलेवेंट एक्टिविटीज क्या है? रेलेवेंट एक्टिविटीज ये सारी है भाई, कोई सी भी। जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल या बाय करता है ना, मतलब उसके पास वो पावर है। या फिर उस ऐसे पर्सन को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं जो पर्सन फाइनेंसिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो कुल मिला के कोई सा भी हो सकता है, इन्वेस्टिंग या फिर क्या की मैनेजमेंट पर्सनल को जो अपॉइंट कर रहा है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। हम कंपनी में एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं जो पूरा का पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी पे पूरा डायरेक्शन का राइट रखता है। तो हम कौन है? हम लोग एक तरीके से पर्दे के पीछे देखा जाए तो पर्दे के पीछे असली में हम डायरेक्ट कर रहे हैं रिलेवेंट एक्टिविटी, वो पर्सन डायरेक्ट नहीं कर रहा रिलेवेंट एक्टिविटी, समझे। इस स्टैंडर्ड को थोड़ा ब्रॉड बनाया गया है इस तरीके से, ताकि पर्दे के पीछे भी छुपा हुआ पर्सन पता लगाया जा सके। अगर आप समझ पा रहे हो तो इसके अंदर क्या इंटेंशन रही होगी उसको ये डालने की, ठीक है ना। वरना पहले ये सब चीजें नहीं डली हुई थी IFRS 10 से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ आपको क्या समझ में आना चाहिए कि हमने क्या देखा, पावर ओवर द इन्वेस्टी देखा। ये 2 पॉइंट तो इसमें कुछ है नहीं, सिंपल, अभी बाद में और डिस्कस कर लेंगे, 2 मिनट का काम है। सबसे पहले तो पावर ओवर द इन्वेस्टी देखा। पावर ओवर द इन्वेस्टी में क्या देखना है कि भाई किसके पास पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी है। फिर चेक करना है, मतलब पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी किसके पास है, तो क्या चेक करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले रेलेवेंट एक्टिविटी चेक कर लो, और फिर चेक करो दूसरा हु हैज द पावर टू डायरेक्ट दीज रिलेवेंट एक्टिविटीज। ये दोनों पॉइंट अलग अलग हो गए एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको फाउंडेशन लर्निंग का एग्जांपल दिया कि हमें मान लो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है, मतलब हमें कोई नया कोर्स बनाने का मान लो डिसीजन लेना है, तो भाई किसके पास ये पावर है कि कौन डायरेक्ट कर सकता है कि नया कोर्स कौन सा होगा, ठीक है ना, किस तरीके से लॉन्च करेंगे, वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और वो किसके पास पावर होगी कैसे पता लगेगा, वो पावर हो सकती है वोटिंग राइट्स के थ्रू, या फिर वो पावर आ सकती है कि भाई हम की मैनेजमेंट पर्सनल को अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम उस पर्सन को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं जो डायरेक्ट करता है रेलेवेंट एक्टिविटीज को, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा जो पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में वो क्या पूछा जाता है, वोटिंग राइट्स वाला पूछा जाता है सबसे ज्यादा। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या, वोटिंग राइट्स पे डिस्कशन है ना, करते हैं वोटिंग राइट्स पे। कौन सा पॉइंट चल रहा है, ये सेकंड पॉइंट में ही डिस्कशन चल रहा है, ठीक है ना। पावर ओवर द इन्वेस्टी के ये सेकंड पॉइंट, इसको चाहो तो ऐसे 1 लिख दो, इसको 2 लिख देते हैं और इसको हम 3 कर देते हैं। तो अभी हम ये नोट नंबर 1 है ना, तो ये नोट नंबर 1 चालू हो गया, ठीक है। ये नोट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अभी लिखना नहीं है आपको, केवल समझना है, क्लियर हुआ। अगर ये आपको समरी समझ में आ गई तो आगे की कोई क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वही है उस चीज को थ्योरी में मैंने लिख रखा है और कुछ नहीं कर रखा। तो वोटिंग राइट डिस्कस करते हैं। सर वोटिंग राइट्स जो है इसका क्या मतलब है भाई, देखो अपन क्या देखते हैं जनरली अभी तक जितने भी क्वेश्चन करते हुए आए हैं, भाई मोर देन 50% शेयर किसके पास है चेक कर लो, बस उसके पास कंट्रोल है ना। तो वोटिंग राइट सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होता है ना, चेक करना। तो वोटिंग राइट क्या हो सकते हैं, मेजोरिटी हो सकती है और माइनॉरिटी में भी हो सकते हैं। मेजोरिटी वोटिंग राइट मतलब मोर देन 50% शेयर है। तो बताओ अगर किसी के पास, किसी इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टी के 50% से ज्यादा शेयर हैं, 50% से ज्यादा शेयर हैं, तो क्या हो जाएगा ये ये वोटिंग राइट के थ्रू एक तरीके से वो पावर टू डायरेक्ट रेलेवेंट एक्टिविटी है उसके पास, है ना। तो इस केस में कोई दिक्कत ही नहीं है, पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी है। कैसे आती है नॉर्मली पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी, हम जानते हैं कि अगर मोर देन 50% शेयर है किसी के पास भी, तो पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी आ जाती है। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे किसी के पास 50% से ज्यादा शेयर हैं फिर भी पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी उसके पास नहीं आए, ठीक है ना, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, बट बहुत ही रेयर केस में होता है, ठीक है। मैं आपको थ्योरी में बता दूंगा
आगे। लेकिन अभी तो आप ये मानो कि 50% से ज्यादा अगर शेयर्स किसी के पास हैं तो अपन पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी मान लेते हैं। अच्छा, कंट्रोल मानेंगे या पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी मान रहे हैं? नहीं, कंट्रोल की बात नहीं कर रहा। कंट्रोल के लिए तो पहले मेरे को फर्स्ट एलिमेंट चेक करना पड़ेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तीनों पॉइंट कंप्लीट होंगे तब जाके कंट्रोल होगा। अभी मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? पावर ओवर द इन्वेस्टी की। उसमें भी तीनों पॉइंट अगर एक साथ सेटिस्फाई होंगे, ये ऑल 1, 2 एंड 3, अगर ये तीनों पॉइंट एक साथ सेटिस्फाई होंगे तब जाके हम बोलेंगे कि पावर ओवर द इन्वेस्टी। ठीक है, हम डायरेक्टली कंट्रोल पे जंप नहीं मारेंगे, कंट्रोल वर्ड अभी अपन यूज नहीं करेंगे। ठीक है सर, माइनॉरिटी वोटिंग राइट्स हैं तो, है ना, माइनॉरिटी में है वोटिंग राइट, जैसे मान लो लेस देन 50% है तो आप बोलोगे सर पावर ओवर द इन्वेस्टी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि लेस देन 50% के केस में भी क्या हो? पावर टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटी आ जाए। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब अगर किसी इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टी के 50% से कम शेयर है, मान लो 40% है, 30% है, तब भी क्या पावर ओवर इन्वेस्टी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी ओवर इन्वेस्टी तब भी आ सकती है। सर कैसे होगा बताओ? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 3 केसेस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा बड़ा बन गया, ठीक है, लेकिन ये चीज आपको डायग्राम के थ्रू ही समझ में आएगी। 3 केसेस में ऐसा हो सकता है। सर कैसे कैसे केसेस? मैं अब इसको ए पॉइंट दे देता हूं। ठीक है, पहले मैंने 1 पॉइंट दिया था, 1 2 3, फिर मैंने ये इस तरीके से रोमन नंबर में दिया 1 2 3, अब मैं ABC दे देता हूं ताकि आपको नंबरिंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो सर क्या है इसके अंदर? कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट कर लिया आपने। क्या कर लिया? कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट विद अदर इन्वेस्टर कर लिया। मतलब एक इन्वेस्टर ने दूसरे जो इन्वेस्टर है, भाई एक इन्वेस्टर जो बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर तो नहीं है, लेकिन मान लो 30% है, 35% है, 30% है, 35% है, 40% है, 45% है ना, तो उसने दूसरे शेयर होल्डर से एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट कर लिया कि भाई तुम अपनी पावर मेरे को दे दो, तुम अपने वोटिंग पावर मेरे को दे दो, तुम्हारे बिहाफ पे मैं जो है एक्सरसाइज कर पाऊं ये पावर। ऐसा होता है क्या सर? ऐसा होता है, रियल में होता है। अरे भाई आप ने सुना है वो अलायंस सिस्टम, गठबंधन है ये टर्म सुना है, गठबंधन। ठीक है, गठबंधन की सरकार हर जगह फेमस है, गठबंधन की सरकार तो कहाँ नहीं है। अभी इंडिया में कौन सी सरकार चल रही है? 2024 के अंदर जो सरकार आई वो बीजेपी सरकार थोड़ी है, वो किसकी सरकार है? वो एनडीए की सरकार है। वो किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की थोड़ी है भाई। एनडीए के अंदर नीतीश कुमार भी है और दूसरे भी आंध्र प्रदेश के जो लीडर हैं वो भी हैं। ठीक है, और भी है, बहुत सारे सहयोगी दल हैं उसके। ठीक है, अकेले बीजेपी के पास तो नहीं आई थी मेजोरिटी। आपको पता होगा 543 सीट्स हैं इंडिया में पार्लियामेंट में, तो उसमें से 50% से ज्यादा सीट्स जिसकी आएगी उसकी गवर्नमेंट बनती है। लेकिन बीजेपी के पास जो है 2024 में इतनी सीटें नहीं आई, तो अकेली देखा जाए तो उनकी गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनको मिला लिया अपने साथ में ना। ये पॉलिटिकल एग्जाम्पल केवल समझने के लिए दे रहा हूँ, बाकी मेरे को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल समझाने के लिए आपको, और कुछ नहीं है। दूसरी ऐसी आप देख सकते हो भी, कांग्रेस ने भी बना रखा है, इंडिया अलायंस बना रखा है। ठीक है ना, तो उसमें कांग्रेस भी है। हालांकि कांग्रेस के पास अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो पावर वैसे नहीं है ना, पार्लियामेंट में पूरी तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी है? एनडीए की गवर्नमेंट है ना। तो समझ में आ गया, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट विद अदर इन्वेस्टर। ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो एक ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड कौन है? इन्वेस्टर, उसके पास 40% शेयर है, किसके? सपोज एक्स लिमिटेड के, और बाकी दूसरे इन्वेस्टर है, कोई सा भी इन्वेस्टर हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। ठीक है ना, इनके पास भी शेयर्स हैं। तो मान लो बी के पास जो है वो सपोज 6% शेयर हैं, सी के पास जो है वो 8% शेयर है। तो ए ने क्या किया, और बाकी सारे शेयर और भी लोगों के पास है, तो
ए बी सी ने मिलके एक अरेंजमेंट कर लिया, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट कर लिया और बोला कि भाई हम तीनों मिलके क्या है, ठीक है ना, या तीनों मिलके पावर किसके थ्रू एक्सरसाइज करेंगे, ए के थ्रू ही एक्सरसाइज करेंगे। बी और सी ने क्या बोला, पावर किसके थ्रू एक्सरसाइज होगी, ए के थ्रू एक्सरसाइज होगी, ए जो कहेगा वो मान लिया जाएगा। तो बस इस केस में ए के पास भले ही 40% शेयर है, लेकिन ए के पास क्या आ गई है, पावर ओवर द इन्वेस्टी आ चुकी है। कैसे आ चुकी है, थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट आ चुकी है। समझ में आ गई ये बात, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कई बार। सेकंड पॉइंट, सर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट से नहीं आ रही और कैसे आ सकती है, रिलेटिव साइज ऑफ शेयर होल्डिंग से आ सकती है। सर ये क्या भारी भरकम वर्ड है, रिलेटिव साइज ऑफ शेयर होल्डिंग से क्या मतलब है। देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे इन्वेस्टर के पास क्या है, माइनॉरिटी शेयर्स हैं। सपोज 40% शेयर है, एग्जांपल के लिए ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो लेस देन 50%। तो रिलेटिव साइज ऑफ शेयर होल्डिंग क्या है, रिलेटिव साइज ऑफ शेयर होल्डिंग होती है कि दूसरे इन्वेस्टर्स जो हैं, ध्यान से सुनना, अदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो न्यूमेरिकली लार्ज हैं। क्या है, न्यूमेरिकली लार्ज है, बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड हैं, दूर दूर रहते हैं, ठीक है, बहुत क्वांटिटी में भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपस में अनकनेक्टेड है, ठीक है, कोई भी आपस में ऐसा नहीं है कि इकट्ठा हो सकते हैं सारे के सारे एक साथ दूसरे इन्वेस्टर्स। और पास्ट में देखा गया इनका पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है मीटिंग्स के अंदर, लो पार्टिसिपेशन इन पास्ट मीटिंग्स। तो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होने के बाद भी हम क्या बन जाएंगे, हमारे पास पावर ओवर द इन्वेस्टी आ जाएगी थ्रू वोटिंग राइट। क्या मतलब हुआ सर इस बात का, समझ में नहीं आया ये, ध्यान से देखो। जैसे मैं आपको इधर एक एग्जांपल देता हूं कि एक एक्स लिमिटेड है, ठीक है, एक्स लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के सपोज 40% शेयर हैं, एग्जांपल ले रहे हैं ये बने ना, ठीक है, और बाकी शेयर होल्डर्स जो हैं वो किसी के पास मान लो आधा % शेयर है, किसी के पास 1% शेयर है, किसी के पास 1.5% शेयर है, किसी के पास तो एक शेयर है, खाली एक शेयर है, 10 शेयर हैं, 100 शेयर हैं। और ऐसे कितने लोग हैं भाई, ऐसे तो अनगिनत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, ठीक है, पता ही नहीं है, ठीक है। किसी के पास जरूर तो ना हर किसी के पास 1% 2% शेयर भी होते हैं, कईयों के पास तो 1 या 2 शेयर भी हो सकते हैं, और कंपनी के शेयर नंबर ऑफ शेयर तो ज्यादा है, ठीक है। रिलायंस की आप इमेजिन करो आज, तो रिलायंस का एक शेयर होल्डर मैं भी हूं, तो मेरे पास तो केवल रिलायंस के 50 शेयर हैं, 50 शेयर है रिलायंस के मेरे पास, तो क्या मेरे पास 1% भी शेयर है क्या, नहीं है ना। तो न्यूमेरिकली लार्ज होने चाहिए अदर इन्वेस्टर्स। दूसरी बात, अदर इन्वेस्टर क्या होने चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्पर्स, कोई केरला में रहता है, कोई तमिलनाडु में रहता है, कोई राजस्थान रहता है, कोई इंडिया के बाहर रहता है, कोई कौन सी कंट्री में रह रहा है, 10 तरह की अलग अलग जगह पे रह रही हैं, अनकनेक्टेड है। अनकनेक्टेड मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को, मैं थोड़े दूसरे इन्वेस्टर को जानता हूं आज के, जो रिलायंस का शेयर होल्डर है, मेरे पास तो रिलायंस के मान लो 50 शेयर है, 100 शेयर है, तो मैं शांति से लेके बैठा हूं उसको, कभी भी बेच दूंगा उसको, ठीक है ना। मेरे को दूसरे शेयर होल्डर से कोई मतलब ही नहीं, मैं कभी जानता ही नहीं कि भाई किस किस के पास शेयर है, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि आपके पास शेयर है या नहीं है। हो सकता है आप भी शेयर मार्केट में डील करते हो और आपने रिलायंस के शेयर परचेज कर रखे हो। साथ में जब भी कभी मीटिंग होती है, मीटिंग कौन सी, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, कौन सी शेयर होल्डर की मीटिंग, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, नाम सुना होगा, जनरल मीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जब भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है ना, तो जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही लो रहता है, आते ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। मेरे पास अभी देखा जाए तो बहुत सारी कंपनी के शेयर पड़े हैं, ठीक है ना, रिलायंस की भी है, टाटा की भी है, मैं किसी भी कंपनी के मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करता। सर आप क्यों नहीं करते हो, क्योंकि मुझे केवल क्या मतलब है कि मैंने शेयर खरीदा, 1 महीने बाद बेच दूंगा, जब प्रॉफिट आएगा तब बेच देंगे, और तो क्या है।
ठीक है, मेरे को उस कंपनी के अंदर कोई ओनरशिप थोड़े अपनी या कंट्रोल थोड़े एस्टेब्लिश करना है। इतने से शेयर है, 50 शेयर में मैं क्या कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लूंगा। ठीक है, समझ में आया। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि एक्स लिमिटेड जो है उसके पास देखा जाए तो पावर टू डायरेक्ट रेलेवेंट एक्टिविटीज है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकली वेरी लार्ज शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली वेरी लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, प्लस क्या है, ये आपस में अनकनेक्टेड है और वाइडली डिस्पर्स्ड हैं, बहुत ही दूर दूर फैले हुए हैं। ठीक है, और कभी मीटिंग में भी नहीं आते हैं, लो पार्टिसिपेशन इन मीटिंग। ठीक है, और मीटिंग में आ भी जाएं तो वोट नहीं करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, सारे मीटिंग में आने के बाद वोट थोड़े करते हैं। कई लोग तो आते हैं मीटिंग में, शोल्डर की मीटिंग में पहुंच जाते हैं तो वोट करते ही नहीं है। ठीक है, उनका ध्यान कहाँ होता है? उनका ध्यान आराम से कंपनी जो गिफ्ट बांट रही होती है उस पर ध्यान होता है। उनका ध्यान मीटिंग के अंदर कोई प्रपोजल रखा कि अब किस ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, किस डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, उनको कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो ये बात है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स लिमिटेड जो है वो भले ही 40% उसके पास शेयर हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, पावर ओवर द इन्वेस्टी रखता है। मैंने कंट्रोल वर्ड तो नहीं यूज किया ना, मैंने क्या वर्ड यूज किया है, पावर ओवर द इन्वेस्टी। सर कंट्रोल क्यों नहीं वर्ड यूज कर रहे हैं आप बार बार? क्योंकि ये दूसरा और तीसरा पॉइंट ये भी देखो आप पहले, फिर आप ये तीनों पॉइंट देखो। ये सब्सटेंटिव राइट भी होना चाहिए, मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा। समझ गए? पावर ओवर द इन्वेस्टी में भी सब्सटेंटिव राइट भी होना चाहिए, तब जाके वो पावर ओवर द इन्वेस्टी आएगा। तो सब्सटेंटिव राइट क्या होता है अभी अपन ये डिस्कस करेंगे बाद में ना। तो पहले अपन क्या चल रहे हैं, इस वोटिंग राइट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई वोटिंग राइट जिसके पास है, मेजोरिटी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली वही पावर ओवर द रेलेवेंट एक्टिविटी माना जाता है, टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी। और माइनॉरिटी के केस में क्या होता है, हो सकता है कि हमारे पास क्या है, पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी है अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, या फिर और ये तीनों एक साथ सेटिस्फाई होनी क्या, नहीं, या तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है अदर के साथ, या फिर क्या है, हमारी शेयर होल्डिंग। अब देखो, आप समझ में आ रहा है आपको रिलेटिव साइज ऑफ शेयर होल्डिंग का मतलब क्या है, कि हमारी शेयर होल्डिंग का जो साइज है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर शेयर होल्डिंग। लेकिन सर अगर ऐसा होता, जैसे अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर ऐसा होता कि एक्स लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के 40% शेयर हैं, बिल्कुल है, ठीक है, मान लिया, लेकिन जो दूसरे शेयर होल्डर्स है ना, अदर इन्वेस्टर जो हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, वो रियल में इतने छोटे भी नहीं है। मतलब क्या, कि एक तो है राम, ऐसी कुछ भी नाम ले लो, क्या दिक्कत है, राम ले लो, एक मोहन ले लो, ठीक है ना, एक श्याम ले लो, ऐसे कुछ करके शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है ना, एक हरी है, ये शेयर होल्डर्स हैं। इनके पास मान लो जो शेयर्स हैं वो इसके पास 20% है, इसके पास 10% है, इसके पास 13% है, और कितना हो गया, 20 और 30 और 40 70, और 70 80 83 और 17% है ना। ठीक है, 30 और 30 60 और 40 100। ठीक है, तो ऐसे ये शेयर होल्डिंग है। तो क्या सर अब भी हम ये बोलेंगे क्या कि एक्स लिमिटेड क्योंकि मेजर शेयर होल्डर है तो इसके पास पावर ओवर द इन्वेस्टी है, क्या इस केस में भी इसके पास पावर ओवर द इन्वेस्टी आ गई क्या? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा इन्होंने ना, पहला पॉइंट नहीं बोल रहा मैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपस में इनका, सेकंड पॉइंट की डिस्कशन चल रही है। तो सर पावर ओवर द इन्वेस्टी नहीं आएगी। सर क्यों नहीं आएगी, जबकि ए लिमिटेड के ज्यादातर शेयर एक्स लिमिटेड के पास है 40%। पावर ओवर द इन्वेस्टी आने के लिए क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से देखो, ये फ्यू है, ये क्या है, फ्यू इन्वेस्टर्स हैं, अदर इन्वेस्टर क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, न्यूमेरिकली वेरी लार्ज है क्या, नहीं, ओनली फ्यू इन्वेस्टर है, कुछ ही तो इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, 20, ये राम श्याम, और ये चारों मिल सकते हैं क्या, आपस में मिल सकते हैं। ठीक है ना, और ए लिमिटेड के ऊपर जो भी डिसीजन होगा, मेजर डिसीजन, उसको रोक सकते हैं। अगर ये चारों मिल गए तो इनके पास कितनी परसेंट की पावर आ जाएगी, 60% की पावर आ जाएगी, और इस एक्स लिमिटेड के पास तो केवल 40% की पावर है ना। समझ में आया आपको?
तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो अदर इन्वेस्टर ब्लॉक कर सकते हैं कोई भी डिसीजन एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड चाहता है कि चलो मान लो मेरे भाई को डायरेक्टर बना दो, ठीक है, ए लिमिटेड के अंदर, लेकिन ये राम श्याम हरि और मोहन मिल गए चारों के चारों और 60% हो गया इनका काम, तो फिर तो ये बोल देंगे कैसे डायरेक्टर बन जाएगा भाई, हम जो बोल रहे हैं वो डायरेक्टर बनेगा, एक्स लिमिटेड जो बोल रहा है वो डायरेक्टर नहीं बनेगा। ऐसा भी तो हो सकता है। समझ में आ गया क्या ये बात अपन को? तो ये बिल्कुल चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तीसरा थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है इसके अंदर क्या कि चेक करो कि पोटेंशियल वोटिंग राइट्स तो नहीं है। अगर पोटेंशियल वोटिंग राइट्स हैं और वो राइट्स सब्सटेंटिव राइट्स हैं और वो राइट्स सब्सटेंटिव राइट्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी आ जाएगा। सर ये क्या मतलब हुआ? ध्यान समझना है ना। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, या इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिटाने की जरूरत नहीं है। ध्यान सुनना। मान लो आज मेरे पास या किसी भी कंपनी के पास, अभी अपन ने एग्जांपल लिया किसका, एक्स लिमिटेड का, ठीक है ना, और दूसरी कौन सी कंपनी है इधर, ए लिमिटेड है ना। एक्स लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के 40% शेयर हैं अभी, ठीक है, हम अदर इन्वेस्टर की बात ही नहीं करते। लेकिन एक्स लिमिटेड जो है ना, एक्स लिमिटेड उसके पास एक राइट है। राइट किसका है? राइट टू बाय पोटेंशियल, या इसके पास अभी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं सर? पोटेंशियल इक्विटी शेयर जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर, मान लो कन्वर्टेबल डिबेंचर जो किसमें शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे बाद में, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या कोई ऑप्शंस है जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या वारंट्स हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। एक्स लिमिटेड के पास क्या है? वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उसके पास अभी, है ना। इस वर्ड को मैं मिटा देता हूं, इसकी जगह लिख देते हैं एक्स लिमिटेड हैव पोटेंशियल इक्विटी शेयर नाउ, ठीक है ना। या वो बाय कर सकता है इक्विटी शेयर्स, है ना, मतलब कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं, बेसिकली उसके इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे उससे, है ना। अभी कितने हैं उसके पास? 40% है, और अगर वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स रियल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे? इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, उसके बाद ऑप्शंस भी हो सकते हैं, उसके बाद वारंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और मान लो कि उससे उसकी शेयर होल्डिंग बढ़ के कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी, ठीक है ना। क्या है? वापस बोल देता हूं, अभी हमारे पास अभी एक्स के पास कितने शेयर्स हैं? 40% इक्विटी शेयर्स हैं ए लिमिटेड के, लेकिन एक्स लिमिटेड के पास राइट है, ठीक है ना, उसके पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं जो कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, रियल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और वो उसके पास 20% ऐसे और कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 60% हो जाएंगे, ठीक है ना। कन्वर्जन का राइट है, और ये राइट जो है ये सब्सटेंटिव राइट है। सर सब्सटेंटिव राइट आपने लिखा था उधर, क्या मतलब था? सब्सटेंटिव राइट मतलब कि करंटली एक्सरसाइजेबल, मतलब ये कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है ना। एक्स लिमिटेड चाहे तो कभी भी किसी भी दिन वो पोटेंशियल जो इक्विटी शेयर्स है ना वो रियल में कन्वर्ट कर सकता है। वो तो वो शांत बैठा है, वरना वो चाहे तो 20% शेयर तो कभी भी चुटकियों में खरीद सकता है, चुटकियों में उसके कन्वर्ट होके आ सकते हैं। कभी भी अपनी शेयर होल्डिंग को वो 60% कर सकता है। उसको फ्यूचर का वेट नहीं करना है, वो तो अभी रखा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है। क्या मतलब है सर? और बताओ भाई। अभी एक्स लिमिटेड के पास आज देखा जाए तो 40% शेयर्स हैं, लेकिन एक्स लिमिटेड चाहे तो 20% शेयर्स कभी भी एक सेकंड में उसके पास क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट होके आ सकते हैं। उसके पास मान लो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, तो कभी भी वो एक सेकंड के अंदर बोलेगा और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे।
उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर उसके पास राइट है बाय करने का, मान लो वो बाय भी कर सकता है शेयर्स कोई से भी चाहे तो, और उसकी शेयर होल्डिंग को कभी भी तुरंत बढ़ा सकता है, ठीक है ना। और वो राइट कैसा होना चाहिए, सब्सटेंटिव राइट होना चाहिए, मतलब करंटली एक्सरसाइजेबल है, कभी भी वो करना चाहे उसके ऊपर है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विदाउट एनी बैरियर। कोई बैरियर नहीं है साहब, वो तो उसकी मर्जी, इच्छा पे डिपेंड है, वो तो अभी इच्छा कर नहीं रहा, अगर करे तो वो कभी भी शेयर को एक्वायर कर सकता है। समझ में ये बात, ठीक है ना, करंटली एक्सरसाइजेबल है। और क्या मतलब होता है सर सब्सटेंटिव का, मींस उसको फायदा भी है खरीदने में, अगर वो खरीदना चाहे तो वो ऑप्शंस क्या है, इन मनी है, वो ऑप्शंस क्या है, इन मनी है, या फिर कह लो नॉट डीपली आउट ऑफ मनी। ठीक है ना, मींस कि दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, सब्सटेंटिव राइट तब बनेगा। मतलब क्या कि करंटली एक्सरसाइजेबल होनी चाहिए विदाउट एनी बैरियर। और बैरियर क्या हो सकता है, बैरियर हो सकता है जैसे वो शेयर्स हम परचेज करें लेकिन कोई फायदा नहीं है, भाई वो शेयर्स है डीपली आउट ऑफ मनी, ये इन मनी आउट ऑफ मनी टर्म समझे आप। जैसे मान लो मेरे पास है ना, ये सपोज पेन है, रेड पेन है, ठीक है ना, ये रेड पेन है, तो मैं कहता हूं आपको ये मार्केट में जो चल रहा है इसकी प्राइस जो है 10 रुपीज है। ध्यान सुनना, मार्केट प्राइस कितनी है इस पेन की, 10 रुपए है। और मैं कहता हूं यार कि क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, आप मेरी सारी बातें मानते हो, आप पढ़ाई भी करते हो, आपने मेरे से क्लासेस भी ली हैं, तो मैं आपको ये शेयर दे देता हूं, ये पेन देने का राइट रखता हूं, आप चाहो तो ले लेना कभी भी पेन, 1 रुपए में दे दूंगा आपको। बताओ क्या बोल रहा हूं मैं, ये पेन मार्केट में कितने का मिलता है, 10 रुपए का, और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप है ना कभी भी मेरे पास आ जाना, खरीद लेना कि रोहित सर मेरे को ये पेन दे दो, मैं आपको केवल कितने में दे दूंगा, 1 रुपए में दे दूंगा। इस पेन की एक्सरसाइज प्राइस आपके लिए केवल कितनी है, 1 रुपए है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको ये राइट दे रहा हूं, अधिकार है। और ये राइट जो है आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, जब आपको करना हो बता देना, आपको तुरंत मिल जाएगा, आपके पास ये राइट है। आप चाहो तो मेरे पास आ जाओ, चाहे 2 महीने बाद आ जाओ, चाहे 3 महीने बाद आ जाओ, तो आप कहोगे बढ़िया सर ये तो हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये बताओ ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन है या नहीं है, ये ऑप्शन है सर, बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन 2 जो बाय है ये इन मनी है या आउट ऑफ मनी है। इन मनी मतलब क्या होता है कि आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको बाय करने में, प्रॉफिट है या नहीं है आपको, बेनिफिट है या नहीं है आपको बाय करने में। यस सर, इससे तो साफ दिख रहा है बेनिफिट है, 10 रुपए का पेन हमें 1 रुपए में मिल जाएगा, तो कितना बढ़िया बेनिफिट है, और क्या चाहिए। समझ में आई, इसे बोलते हैं इन मनी, है ना। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अब जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि बच्चों आप मेरे स्टूडेंट हो, तो ये जो पेन है ना 10 रुपए का, वो मैं आपको राइट देता हूं, आप खरीद लेना कितने में, मेरे से आपको राइट दे रहा हूं 30 रुपए में खरीद लेना। ये पेन आप मेरे से कितने में परचेज कर सकते हो, 30 रुपीज में परचेज कर सकते हो, जब बाय करना हो बता देना, मैं आपको दे दूंगा। अब आप क्या बोलोगे, सर यार क्या मजाक करते हो, 10 रुपए की चीज है ना, आप 30 रुपए में बेच रहे हो हमें, तो हम कोई पागल थोड़े हैं जो खरीद लेंगे 10 का पेन 30 रुपए में। और आप बोल रहे हो राइट है, ये कौन सा राइट हुआ, ये तो हमारे लिए आउट ऑफ मनी है, ये तो हमारे लिए आउट ऑफ मनी है। तो आउट ऑफ मनी क्या होता है कि जिसमें प्रॉफिट नहीं होता, जिसमें फायदा नहीं होता, मतलब जिसमें आपकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा आ रही है और बेनिफिट जो है वो कम आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये सर बातें सर किताबों में लिख रखी है, नहीं लिख रखी है, आप कापलान पढ़ लो बैठ के, कापलान में नहीं मिलेगा, बीपीपी में नहीं मिलेगा, किसी और बुक में नहीं मिलेगा, ये तो मैं आईएफआरएस के टेक्स्ट में से निकाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो वो इन्हीं चीजों पे पूछता है क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन बुक्स में कहीं पे भी एक्सप्लेन्ड नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, फिर उनके एग्जाम किट के सॉल्यूशन देख लो आप, उसमें ये लाइनें लिखी हुई होगी आपको, लेकिन जब आप थ्योरी देखोगे, थ्योरी में कहीं नहीं मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो इसलिए मेरे को तो पढ़ाना ही था आपको। समझ में आया सर, ये डीपली आउट ऑफ मनी मतलब क्या होता है। देखो अब आपको एक और बात ध्यान सुननी है,
एक तो हो गया इन मनी, एक हो गया आउट ऑफ मनी, है ना। इन मनी मतलब फायदा है खरीदने में, आउट ऑफ मनी मतलब फायदा नहीं है खरीदने में, है ना, ठीक है। तो नहीं है तो आउट ऑफ मनी बोल दिया और फायदा है तो इन मनी बोल दिया। यहां तक तो बात अपन को नॉर्मली समझ में आ गई। लेकिन देखो यार, कई बार क्या होता है कि ना, शेयर्स के केस में बात करते हैं जरा, कि ना सपोज मैंने जो फाउंडेशन लर्निंग है, मैंने किसी कोचिंग इंडस्ट्री, कोई कोचिंग है, ठीक है, हमारे पास में ही है, उसके मैंने अभी 40% शेयर खरीद रखे हैं, है ना। फाउंडेशन लर्निंग ने एक तरीके से कोई कोचिंग है, सपोज मान लो उसका नाम है ऐसी करके कॉमर्स मंत्र कुछ, या फिर कॉमर्स कॉन्सेप्ट, कुछ भी नाम मान लो आप उसका, तो उसके मैंने 40% शेयर आज परचेज कर रखे हैं। और मेरे पास ये राइट है, फाउंडेशन लर्निंग के पास ये राइट है, मान लो कि ना हम चाहें तो कभी भी उसके 30% शेयर या 20% शेयर और परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो शेयर हमें महंगे मिलेंगे। अगर हम ज्यादा शेयर खरीदने जाएंगे ना और 20-30% और खरीदेंगे, 40 तो है ही अभी, और खरीदेंगे तो महंगे मिलेंगे। तो वो क्या हुआ, आउट ऑफ मनी हुआ। वो क्या हो गया, आउट ऑफ मनी हो गया। भाई महंगे मिलेंगे तो क्या हो गया, आउट ऑफ मनी हो गया। तो हम एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे, मैं फिर भी उसको एक्सरसाइज करूंगा, चाहे भले ही वो शेयर, अब सुनना देखो बात, अब वो भले ही शेयर वो मेरे को महंगे मिले, लेकिन फिर भी मैं उसको एक्सरसाइज करूंगा और उसके शेयर्स परचेज कर लूंगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा बिजनेस फाउंडेशन लर्निंग और वो जो भी दूसरी कोचिंग है उसका बिजनेस सेम है, दोनों कोचिंग इंडस्ट्री में है। और अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना, मैं मतलब फाउंडेशन लर्निंग उसके शेयर परचेज कर लेता है, तो हमें एक बेनिफिट मिलेगा जिसे क्या बोलते हैं, सिनर्जी बेनिफिट। सिनर्जी मतलब क्या होता है सर? सिनर्जी मतलब होता है 1 + 1 = 11। ये क्या बेनिफिट होता है? सिनर्जी। तो मुझे सिनर्जी मिलेगा, तो बताओ खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? फिर तो खरीद लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ सिनर्जी का? भाई मेरी कोचिंग इंडस्ट्री, वो कोचिंग इंडस्ट्री, दोनों की दोनों कोचिंग इंडस्ट्री, तो हम खरीद लेंगे शेयर, ठीक है। भले ही आउट ऑफ मनी है ना, लेकिन मुझे क्योंकि फायदा दिख रहा है फ्यूचर के अंदर के भाई चलो वो कोचिंग इंडस्ट्री है, फायदा मिल जाएगा, खरीद लेंगे, तो हम दोनों जुड़ जाएंगे तो 1 और 1 11 हो जाएंगे, तो यार खरीदने में भी फायदा है, भले ही वो आउट ऑफ मनी है। लेकिन 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 इट शुड नॉट बी डीपली आउट ऑफ मनी। इट शुड नॉट बी डीपली आउट ऑफ मनी। ऐसा नहीं है कि वो बोले कि भैया मैं तो अपने 10 रुपए के शेयर आपको 10,000 रुपए में दूंगा, ठीक है ना। इट शुड नॉट बी डीपली आउट ऑफ मनी, ठीक है। अगर वो डीपली आउट ऑफ मनी है तो नहीं खरीदेंगे हम, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मुझे फ्यूचर में उसको बेनिफिट दिख रहा है, कहीं पे भी सिनर्जी दिख रही है, तो मैं खरीद लूंगा। तो बताओ मैंने आपको क्या चीज बताई कि अगर, ध्यान सुनना, यही बता देता हूं मैं। तो अगर इन मनी है तब तो हम बाय कर ही लेंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आउट ऑफ मनी है तो मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकता कि भैया रिजेक्ट कर दो, तो मैं जजमेंट अप्लाई करूंगा, चेक करूंगा कि कहीं सिनर्जी का बेनिफिट तो नहीं है, और अगर सिनर्जी का बेनिफिट है तो आउट ऑफ मनी के होने पे भी बाय कर लूंगा। लेकिन अगर डीपली आउट ऑफ मनी है तो रिजेक्ट कर दूंगा। समझ में आया क्या? बताओ कहानी क्या समझ में आई? वापस से अपन देख लेते हैं। मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर पोटेंशियल शेयर्स का राइट्स है मेरे पास, पोटेंशियल मतलब शेयर्स हैं मेरे पास, ठीक है, तो मैं चेक करूंगा यहां पे क्या, सॉरी, पोटेंशियल शेयर्स हैं मेरे पास, है ना, तो मैं चेक करूंगा ये राइट कैसा होना चाहिए, सब्सटेंटिव राइट होना चाहिए। कैसा राइट होना चाहिए? सब्सटेंटिव राइट्स होना चाहिए। अगर सब्सटेंटिव राइट है तो सब्सटेंटिव राइट मतलब क्या था कि हम करंटली उसको बाय कर सकते हैं, और जो बाय करेंगे वो कैसे रेट पे करेंगे, इन मनी होना चाहिए, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इन मनी ही होगा। अगर आउट ऑफ मनी है तो डायरेक्टली मैं ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, आउट ऑफ मनी है तो चेक करूंगा सिनर्जी मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर सिनर्जी मिलेगी तो मैं बाय कर लूंगा, लेकिन डीपली आउट ऑफ मनी नहीं होना चाहिए। तो बताओ जरा, वापस से अपन देख लेते हैं एक बार। मैं आपको क्या बता रहा था, क्या वोटिंग राइट मेजोरिटी के केस में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। मेजोरिटी है वोटिंग राइट तो पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी
आ जाती है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है, ठीक है। अगर माइनॉरिटी है, ठीक है ना, अगर माइनॉरिटी वोटिंग मतलब आपके पास है, वोटिंग शेयर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर्स हैं आपके पास, तो हम उसमें 3 चीजें चेक करेंगे। सबसे पहला कि कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट तो नहीं है उस केस में। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ, है ना, तो फिर उस केस में हम मान लेंगे कि चलो हमारे पास भले माइनॉरिटी शेयर्स हैं, लेकिन इन्वेस्टर के पास या हमारे पास एक तरीके से क्या है, पावर ओवर द इन्वेस्टी है। फिर दूसरी बात हम चेक कर लेंगे, अगर मान लो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट नहीं है तो रिलेटिव साइज ऑफ शेयर होल्डिंग्स। रिलेटिव साइज ऑफ शेयर होल्डिंग मतलब कि चेक करो भाई खुद के शेयर होल्डिंग लार्ज है, दूसरे की स्मॉल है, लेकिन खाली यही चेक करना है कि खुद की लार्ज है दूसरे की स्मॉल है तो बस हो गया काम, नहीं, चेक करना पड़ेगा साथ में कि दूसरे की जो स्मॉल है वो डिस्पर्स ग्रुप होना चाहिए, न्यूमेरिकली लार्ज होना चाहिए, अनकनेक्टेड होना चाहिए, और वो मीटिंग्स में भी या तो बहुत कम आते हैं या पार्टिसिपेशन बहुत कम करते हैं, तो उनका ध्यान मीटिंग में रहता नहीं है, ठीक है ना, वो अटेंड ही बहुत कम करते हैं, समझ गए। तीसरी चीज, हो सकता है कि हमारे पास आज जो है वो शेयर्स कम है, माइनॉरिटी में है, लेकिन हम कभी भी चाहें तो वो शेयर होल्डिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, पोटेंशियल शेयर्स का राइट्स है, चाहे वो राइट कन्वर्टेबल डिबेंचर से आए या फिर शेयर ऑप्शन से आए या फिर ऑप्शन से आ जाए आपके पास या फिर वारंट से आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, बस वो तो आपको चेक करना है वो राइट सब्सटेंटिव होना चाहिए, मतलब इन मनी होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, समझ में आ गई क्या, क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी चीजें आपको। बाकी देखो कुछ क्वेश्चंस करने से आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया जो अपन ने डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा एक तरीके से। तो आप सबसे पहले वोटिंग राइट चेक करोगे या फिर चेक करोगे की मैनेजमेंट पर्सनल का अपॉइंटमेंट या रिमूवल, या फिर हम एक तरीके से किंग मेकर है वो चेक करोगे। आपको जनरली क्वेश्चन में यही मिलेगा, पहला पॉइंट वोटिंग राइट्स, और वो आपको लेके जाएगा माइनॉरिटी के अंदर, है ना, और उसमें या तो बी पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या सी पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। नॉर्मली अभी तक यही देखा गया है कि क्वेश्चन बी और सी पे आया है, ए पे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ए में आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, बस बात खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया क्या। तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो राइट्स है ना, ये जो राइट्स हैं सारे के सारे सब्सटेंटिव होने चाहिए। वैसे मैंने आपको केवल वोटिंग राइट्स में पोटेंशियल के लिए बताया, ये डिस्कस किया सब्सटेंटिव होना चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे राइट क्या होने चाहिए, सब्सटेंटिव होने चाहिए। सब्सटेंटिव मतलब कि पर्सन के पास करंट एबिलिटी होनी चाहिए एक्सरसाइज करने की राइट्स को विदाउट एनी बैरियर, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको कहूं, ध्यान सुनना, कि मेरे पास है ना, सपोज ये सारे राइट्स हैं, मैं किसी भी कंपनी की सिग्निफिकेंट एक्टिविटी को डायरेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। हमारे पास किसी कंपनी के सिग्निफिकेंट एक्टिविटी को डायरेक्ट करने के राइट्स हैं। कैसे आए, मान लो मेरे पास वोटिंग राइट्स हैं उस कंपनी के, अच्छे खासे वोटिंग राइट्स हैं, तो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन जब मैं वो राइट एक्सरसाइज करने जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं वो राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाऊं। सर क्या मतलब है इस पॉइंट का, मैं क्या कह रहा हूं, जब वो मैं राइट एक्सरसाइज करने गया तो मैं वो राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाया, क्योंकि वो मेरे राइट सब्सटेंटिव राइट नहीं थे, मतलब मेरे पास करंट एबिलिटी नहीं थी टू एक्सरसाइज दीज राइट्स, क्योंकि कुछ बैरियर एग्जिस्ट करते थे। क्या मतलब है सर, समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, बढ़िया है, मेरे को भी नहीं समझ में आया, ठीक है ना। देखो ध्यान से क्या मतलब है कहने का, इसको ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा आपको। अब जस्ट सपोज क्या है, बैरियर क्या हो सकते हैं, बैरियर देखो हो सकता है कि पेनल्टीज, या फिर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना, या फिर ऑपरेशनल बैरियर। कैसा बैरियर, ऑपरेशनल बैरियर, कि पेनल्टीज को हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल बैरियर। ये क्या है सर, ये है ना, इस IFRS में, IFRS 10 में कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इन केसेस में सब्सटेंटिव राइट नहीं माना जाता। जैसे क्या, मान लो कि ना हमारे पास किसी एंटिटी के ऊपर
पावर ओवर द इन्वेस्टी है ना, ठीक है। हम किसी एंटिटी पे, किसी कंपनी पावर ओवर द इन्वेस्टी होल्ड करते हैं। कैसे? हम उसकी रिलेवेंट एक्टिविटी को डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें इतना पता था कि भाई उसकी रिलेवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे आई वो पावर ओवर द इन्वेस्टी? मान लो कि हमारे पास वोटिंग राइट्स उसके हैं, लेकिन जैसे ही हम उस वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने जाएंगे ना, या फिर उस रिलेवेंट एक्टिविटी को डायरेक्ट करने जाएंगे, तो हो सकता है हमें पेनल्टी देनी पड़ जाए। नहीं समझ में अभी भी? मान लो कि ना हम उस कंपनी के डायरेक्टर को निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर टू डायरेक्ट ओवर द रिलेवेंट एक्टिविटी है, तो हम उस कंपनी के डायरेक्टर को निकालना चाहते हैं। जैसे डायरेक्टर को या फिर किसी भी की मैनेजमेंट पर्सनल को निकालने की बात करते हैं ना, तो उस पर्सन ने, उस डायरेक्टर ने पहले ही एग्रीमेंट में लिख रखा था कि भाई अगर आप मेरे को निकालोगे, या कोई भी मेरे को अगर इस कंपनी से बाहर निकालता है, तो मुझे 100 करोड़ की पेनल्टी चाहिएगी, मुझे 100 करोड़ पे कंपनसेशन चाहिए। मैं चला तो जाऊंगा कंपनी से बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 100 करोड़ का कंपनसेशन दे देना मेरे को। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, 100 करोड़, ये 200 करोड़ भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है सर इसका? भाई अगर हम उसको निकालना चाहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम उसके ऊपर पावर होल्ड करते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं रिलेवेंट एक्टिविटी, तो वो चला जाएगा, लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगा, कंपनसेशन लेने के बाद जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे बताओ? क्या हम अपने राइट को एक्सरसाइज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई 100 करोड़ पे कंपनसेशन देने के लिए हम चाहते ही नहीं है भाई 100 करोड़ पे कंपनसेशन दें, या हमारे पास पैसे ही नहीं है कंपनी के पास इतने पैसे कि उसको 100 करोड़ पे दें। तो ऐसे केस में राइट है तो सही, लेकिन एक्सरसाइज करने में क्या आ गया? बैरियर आ गया। मतलब दीज राइट्स आर नॉट सब्सटेंटिव राइट्स, और जैसे ये सब्सटेंटिव राइट्स नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम सब्सटेंटिव राइट क्या होता है? वी शुड हैव द करंट एबिलिटी टू एक्सरसाइज द राइट्स, मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन और बैरियर इन एक्सरसाइजिंग द राइट्स, तो हम बोलते हैं सब्सटेंटिव राइट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो बैरियर आ गया, तो उस केस में हम इसको एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, और जब हम राइट को किसी को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो ऐसी पावर होने का कोई मतलब नहीं है। भाई आपके पास पावर है, बहुत अच्छी पावर है, लेकिन आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तो जब आप पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो वो पावर आपकी किसी काम की नहीं है। समझ में आया? सर दूसरा एग्जांपल, लीगल रिस्ट्रिक्शन पे आओ। लीगल रिस्ट्रिक्शन मतलब, अब मान लो एक इंडियन सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है ना, एक इंडियन सब्सिडरी कंपनी है, और उसकी होल्डिंग कौन सी कंपनी है? फॉरेन होल्डिंग कंपनी है, ठीक है ना। एक इंडियन सब्सिडरी कंपनी है और दूसरी फॉरेन होल्डिंग कंपनी। एक एग्जांपल दे रहा हूं बस एक, है ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लॉज हैं वो कहते हैं कि भाई कोई भी फॉरेन होल्डिंग कंपनी इंडिया की सब्सिडरी कंपनी पे कोई राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकती, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो भले ही वो फॉरेन कंपनी के पास इंडियन सब्सिडरी कंपनी के मान लो 60% शेयर्स हैं, लेकिन ये राइट सब्सटेंटिव नहीं है, किसी काम के नहीं है। राइट्स हैं लेकिन किसी काम के नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीगल रिस्ट्रिक्शन आ गया, ठीक है। या फिर मान लो कोई जैसे फेडरल बैंक होता है, जैसे आरबीआई टाइप बैंक हो गया, सेबी टाइप इंस्टीट्यूशन हो गए, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ इंडिया, एसईसी, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन सॉरी यूएस का है, जैसे है ना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसी बॉडीज ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, तो इसे क्या बोलते हैं? लीगल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो आपके राइट सब्सटेंटिव नहीं माने जाएंगे। ऑपरेशनल बैरियर मतलब जैसे आप क्या है, कुछ जैसे सपोज किसी की मैनेजमेंट पर्सनल को निकालना चाहते हो ऑफिस से, है ना, आपके पास पावर भी है, आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि आप क्या है, आपके पास अच्छे खासे वोटिंग राइट्स है, सब कुछ है आपके पास। लेकिन जिस पर्सन को निकालना चाहते हो ना, उसका आज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जिस पर्सन को निकालना चाहते हो उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो की मैनेजमेंट पर्सनल है और उसका सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा।
तो भले ही आपके पास राइट है, ठीक है ना, आप पावर है रखते हो उसको निकालने की, लेकिन आप निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते साहब? क्योंकि आपके पास दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है। तो इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल बैरियर बोलते हैं। मैं सीधे सीधे एग्जांपल्स वही ले रहा हूं जो आपके मतलब IFRS 10 में दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, पूछेंगे तो। अब वैसे अभी तक पूछा नहीं है इस पे क्वेश्चन, सब्सटेंटिव राइट पे ज्यादा है ना। सब्सटेंटिव राइट केवल यहाँ पे पूछे गए हैं, ये वोटिंग राइट्स के अंदर, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स पे, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इस पे मैं एक आपको कापलान का क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है ना, जो आपको दिख जाएगा। एक BPP के अंदर भी क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात अपन को? तो बताओ समरी क्या है। समरी मैंने आपको बताई कि सबसे पहले आप क्या चेक करो, पावर ओवर द इन्वेस्ट, ठीक है। पावर ओवर द इन्वेस्ट ही चेक कर लो, ठीक है। मैं आपको देखो जैसे वापस से थोड़ा सा बता देता हूं हल्का सा कि सबसे पहले आप पावर ओवर द इन्वेस्ट ही चेक कर लो। एक वापस अच्छा सा अपन छोटा सा बना देते हैं जल्दी जल्दी से समरी से। फिर आप क्या चेक करोगे कि इन्वेस्टर जो है शुड एक्सपोज्ड टू वेरिएबल रिटर्न्स इन द इन्वेस्टी। और तीसरी चीज क्या चेक करोगे कि एबिलिटी टू एक्सरसाइज द पावर फॉर अफेक्टिंग द रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टी। हम अपनी पावर से क्या कर सकते हैं? रिटर्न्स इन्वेस्टी के इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर ओवर इन्वेस्टी में आपको हमेशा 3 पॉइंट याद रखने हैं कि क्या? पावर टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज। रिलेवेंट एक्टिविटी मैंने बताई, रिलेवेंट एक्टिविटी क्या होती है? विच मोस्ट सिग्निफिकेंट अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टी। रिलेवेंट एक्टिविटी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपको वो एक्टिविटी छांटनी है जो सबसे ज्यादा बिजनेस के रिटर्न्स को इफेक्ट करती है इन्वेस्टी के, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे उसके बाद कि एग्जिस्टिंग राइट्स किसके पास है, चेक कर लो। ठीक है, हु शुड हैव द एग्जिस्टिंग राइट्स। तो कैसे चेक करोगे बताओ? वोटिंग पावर से चेक कर लोगे सबसे पहले। फिर दूसरा क्या चेक करोगे कि की मैनेजमेंट पर्सनल को अपॉइंट, रिमूव वगैरह ये सब कौन कर रहा है। और तीसरा, क्या हम उस पर्सन को पावर टू अपॉइंट, रिमूव एसेट्रा हु इज डायरेक्टिंग द रेलेवेंट एक्टिविटी। अगर हम उस पर्सन को अपॉइंट, रिमूव कर पा रहे हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट कर रहा है रेलेवेंट एक्टिविटी को, तो हम बोलेंगे इन तीनों केसेस में से कोई सा भी केस अगर हो जाए, है ना, तीनों हो जाएं या तीनों में से कोई कॉम्बिनेशन बैठे, तो हम बोलेंगे कि भाई उसके पास तो रेलेवेंट एक्टिविटी की डायरेक्शन करने की पावर है। फिर मैंने सबसे आपको डिस्कशन किया वोटिंग पावर पे, क्योंकि वोटिंग पावर पे ही आपके क्वेश्चन आता है जनरली, है ना। तो वोटिंग पावर आपको चेक करनी मेजोरिटी या माइनॉरिटी। मेजोरिटी है तो 50% से ज्यादा शेयर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और माइनॉरिटी है तो अपन स्टेट अवे मना नहीं कर सकते। हो सकता है कि माइनॉरिटी होने के बाद भी पावर टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटी आए, और वो 3 तरीके में से कोई सा भी तरीका हो सकता है। पहला, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। दूसरा कि भाई हमारे पास शेयर होल्डिंग ज्यादा है लेकिन 50% से ज्यादा नहीं है, बट दूसरे शेयर होल्डर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा डिस्पर्स हैं, लो पार्टिसिपेशन इन मीटिंग, न्यूमेरिकली लार्ज, ठीक है, अनकनेक्टेड, ये सब है। और तीसरा क्या है? पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है हमारे पास, और वो राइट सब्सटेंटिव होनी चाहिए। सब्सटेंटिव मतलब कि हमें शेयर खरीदने में फायदा होना चाहिए, ठीक है ना। हमें शेयर खरीदने में क्या होना चाहिए? करंटली फायदा होना चाहिए, करंटली एक्साइजेबल होने चाहिए, और वो इन मनी होना चाहिए, ठीक है। इन मनी होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो शुड नॉट बी डीपली आउट ऑफ मनी, ठीक है। और आपको इसमें सिनर्जी जरूर कंसीडर करनी है। अगर सिनर्जी होगा तो चलो हम मान लेंगे कि भाई ऑप्शन इन मनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपको सब्सटेंटिव राइट्स कौन से होने चाहिए? राइट शुड बी सब्सटेंटिव,
राइट्स वैसे कितने तरह के होते हैं, प्रोटेक्टिव राइट्स भी होता है, लेकिन प्रोटेक्टिव राइट्स को नहीं माना जाता। सर प्रोटेक्टिव राइट्स क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे प्रोटेक्टिव राइट्स क्या होता है। अभी तो आप ये ध्यान रखिए सब्सटेंटिव राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वही अपन कंसिडर करते हैं। सब्सटेंटिव राइट्स क्या होते हैं कि जो प्रोवाइड करते हैं करंट एबिलिटी टू प्रैक्टिकली एक्सरसाइज द राइट। विदाउट एनी बैरियर। और बैरियर क्या क्या हो सकता है, पेनल्टी, लीगल रिस्ट्रिक्शन और ऑपरेशनल बैरियर। अगर इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास बैरियर दिख रहा है तो हम कहेंगे ये राइट सब्सटेंटिव राइट नहीं है। और जैसे ही सब्सटेंटिव राइट नहीं है तो ये पावर ओवर द इन्वेस्टी गया, और पावर ओवर द इन्वेस्टी गया तो हम बाकी दोनों पॉइंट चेक नहीं करेंगे, तो हम बोल देंगे भैया कंट्रोल भी नहीं है। समझ में आ गई ये बात आपको? तो ये है भाई, है ना। क्या करें, थ्योरी है बट एग्जाम में आ सकती है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, तो आपको एक बार रिवीजन करना है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक बार थ्योरी को मैं आपको यहाँ से रीड करा दूंगा, बस सिंपल। अब तो रीडिंग का काम रहेगा, कुछ ज्यादा काम नहीं रहेगा। और दूसरा 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे हम जो जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार रिवाइज करिए इसको, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा क्या है कि थ्योरेटिकल है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई भारी टॉपिक है। थैंक यू।